हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम देखेंगे कि माइक्रोब जो 12th क्लास में चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ के साथ नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसके आज आते हैं। तो इस चैप्टर को आज जितना भी मैं लेक्चर कराऊँगा इसके एप्लीकेशन में लास्ट में डिस्कस करूँगा और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन एम्स में और नीट में आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप इसे एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब। सो माइक्रोब आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। ये मेजर कंपोनेंट हमारे पूरे इकोसिस्टम पे, पूरे अर्थ पे। और जो माइक्रोब होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, लाइक इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी। हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं। एंड दे कैन टॉलरेट अ एक्सट्रीम कंडीशन। जो माइक्रोब होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर को, डीप इन सॉइल एंड हाई एसिडिटी, जैसे हाई एसिडिक मीडियम लाइक आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो हर चीज़ को टॉलरेट कर सकता है और ये बैक्टीरिया का एक टाइप है, दैट इज मेथेनोकोकस बैक्टीरिया। सो इससे ये स्लाइड से ये हमें पता चला कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं और हर कंडीशन को वो टॉलरेट कर सकते हैं। अब microbes like bacteria and fungi can grow in a nutritive media। अब हम उस माइक्रोब को डिटेल में अगर स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उस बैक्टीरिया का क्या ग्रोथ होगा, तो आप MBBS करेंगे तो एक सेकेंड ईयर में आता है बायोकेमिस्ट्री, नहीं सेकेंड ईयर में आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप सब्जेक्ट में आप जब लैब में जाएंगे तो उसमें आपको ऐसे ही कलर का एक न्यूट्रिटिव मीडियम दिखाएंगे और डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल एक बंच के फॉर्म में इनका ग्रोथ हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडिंग ऑन शेप, साइज़ के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है। पर्टिकुलरली जो साल्मोनेला होता है वो काफ़ी यूज़ होता है। So they form a colony that can be seen in the naked eye, and that basis of the colony and basis of the growth pattern we can analyze or we can describe the type of bacteria. Such culture are useful for study of microorganism कि किस टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म है। मेनली जो ये कल्चर किया जाता है वो ब्लड अगार मीडियम यूज़ किया जाता है। ब्लड अगार मीडियम क्या होता है कि जनरली जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ब्लड में अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगार में भी अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी ये मीडिया होता है या मीडियम होता है उसके अंदर ब्लड और अगार मीडियम देते हैं ताकि बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर सके और अपना नंबर बढ़ा सके। और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्रोथ वी कैन डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से कैसे क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब का यूज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या है। माइक्रोब हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो पहला चीज़ है हमारे डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो मिल्क से कर्ड में करना कन्वर्ट का क्या बेसिस है, जैसे मान लीजिए मिल्क है और जो मिल्क में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कर्ड डालेंगे। तो कर्ड जैसे हम मिल्क के अंदर डालेंगे तो कर्ड एक इनोकुलम है, स्टार्टर है। जैसे कर्ड हम डालेंगे तो उसके साथ थाउजेंड और मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस मिल्क के अंदर आएगा। तो हमारे पास मिल्क है, उस मिल्क में हमने थोड़ा सा कर्ड डाला। इस कर्ड को कहते हैं इनोकुलम और स्टार्टर बोलते हैं, हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। और इसके साथ साथ कर्ड में मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज़ लैक्टोबैसिलस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इस मिल्क को क्या करेंगे, एक धीमी आंच पे मतलब उसे थोड़ा सा हीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हीट करने का क्या कंसेप्ट होता है कि जैसे हम हीट करेंगे तो उस बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, दे कैन मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, क्योंकि उसे मल्टीप्लाई होने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दे रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। इसलिए आप गाँव में देखेंगे तो एक बड़ा सा मटका टाइप का लेते हैं और उसमें दूध पूरा भरा रहता है और उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल के उसे एक धीमी आंच पे उसे रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए। तो धीमी आंच क्या करता है कि इस लैक्टोबैसिलस को मल्टीप्लाई होने में
उसे फेवर करता है, और धीरे धीरे आप देख पाएंगे 2-4-5 घंटे में द मिल्क इज़ कोगुलेट, जम गया मिल्क, और जम के वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया. सो द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस आर एडेड टू द मिल्क विच कन्वर्टेड मिल्क प्रोटीन कैसिन प्रोटीन होता है, और मिल्क के अंदर जो शुगर होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोज शुगर, इन सब को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और लैक्टिक एसिड जो होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में करता है, वो कर्ड में कन्वर्ट कर देगा. सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क as inoculum or starter. They contain a million of lactobacillus bacteria which is multiplied at a suitable temperature and they convert milk into the curd. मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो गया. तो क्वेश्चन आया कि बताओ मिल्क ज़्यादा न्यूट्रिटिव है या कर्ड ज़्यादा न्यूट्रिटिव है. तो मिल्क ज़्यादा न्यूट्रिटिव नहीं है, कर्ड ज़्यादा न्यूट्रिटिव है. तो कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशन दैन मिल्क. इट कंटेन विटामिन B12, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड. सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12. आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे ह्यूमन बींग दो टाइप के होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन होते हैं. नॉन वेजिटेरियन जो होता है, जो व्यक्ति होते हैं या जो नॉन वेज होता है, उसमें आयरन एंड विटामिन B12 बहुत ही रिच होता है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और वीक में 1 या 2 बार नॉन वेज खाते हैं तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी लगभग ना होना, मतलब इसकी डेफिशिएंसी नहीं हो पाएगी. अगर आप वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन के अलावा आप कर्ड नहीं खा रहे हैं, 6 महीने से आप कर्ड नहीं खा रहे हैं, तो माइट भी आपको विटामिन B12 की कमी रहेगी. मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं. इसमें क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और विटामिन B12 की कमी के कारण उसमें जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, जैसे मैंने अपने नर्वस सिस्टम में बताया था कि न्यूरॉन के अंदर जो इसके ऊपर माइलिन शीट होता है, माइलिन शीट क्या करता है कि इस एक्सॉन है, मान लीजिए ये पूरा एक्सॉन है और इसके ऊपर माइलिन शीट है, और माइलिन शीट क्या करता है, कंडक्शन ऑफ जो इम्पल्स जा रहा है उसे इधर उधर जाने नहीं देता है. तो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो ये माइलिन शीट हट जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड डीमाइलिनेशन, और हमें एटैक्सिया होने लगेगा. एटैक्सिया का मतलब ये होता है कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, चक्कर आ जाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा. विटामिन B12 बहुत ही खतरनाक हो सकता है. दे लीड्स टू द परनीसियस अनीमिया. परनीसियस का मतलब ही होता है खतरनाक. तो एक खतरनाक टाइप का एनीमिया में कन्वर्ट हो सकता है अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी. विटामिन B12 न्यूक्लियस को भी बनाने में मदद करता है. तो मतलब कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और तो उन्हें कर्ड खाने की बहुत ज़रूरत है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का और आयरन का. इसलिए कर्ड खाना बहुत ज़रूरी है, एंड कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिटिव दैन मिल्क. अब दूसरा हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देखते हैं, डोसा, पाम, उपमा एंड इडली. सो दे आर फॉर्मुलेटेड प्रिपेयर्ड बाय द राइस एंड ब्लैक ग्राम. जो राइस होता है और ब्लैक ग्राम को हम रात में भिगो देते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ग्राइंड करके भिगो के रख देना, एंड पफ ऑफ अपीयर हो जाता है ऑफ द डॉट. दे आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गैस का प्रोडक्शन होता है. तो इससे हम डोसा, उपमा, इडली बनाते हैं. टोडी क्या होता है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फॉर्मेटेटिंग सैप पाम जो होता है, ये मटका इन्होंने लगा दिया है, तो उससे इसमें भरता रहेगा, और एक फ्लूइड होता है, थोड़ा सा ये नशा करता है. तो इसलिए साउथ इंडिया के कुछ पार्ट में काफ़ी फेमस है टोडी. दिस इज़ ऑल्सो हाउस होल्ड प्रोडक्ट. नेक्स्ट हम ब्रेड देखते हैं. ब्रेड में आपको ये याद रखना है, Saccharomyces cerevisiae. So the dot is used to making a bread is fermented using the baker yeast. ईस्ट से, कौन से ईस्ट से बनाया जाता है, बेकर ईस्ट से, दैट इज Saccharomyces cerevisiae. तो ब्रेड इज फॉर्म बाय द Saccharomyces cerevisiae. वैसे ही स्विस चीज़ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्विस चीज़ में लार्ज होल क्रिएटेड है. ये 12th में अगर आप हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द लार्ज होल आर क्रिएटेड बाय द ड्यू टू द CO2 प्रोडक्शन. तो फर्मेंटेशन के वजह से चीज़ जब फर्मेंटेट होता है तो इसके फर्मेंटेशन से CO2 रिलीज़ होता है. अब CO2 कैसे रिलीज़ हो, तो इस हवा से, इससे चीज़ से निकलता है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं. द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू द
production of large amount of CO2 by the bacteria that is Propionibacterium shermani। इम्पॉर्टेंट है कि स्विस चीज़ जो होता है Propionibacterium shermani से होता है और ब्रेड जो होता है Saccharomyces cerevisiae से मिलके बना होता है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अब हम दूसरा चीज़ पढ़ेंगे कि दैट माइक्रोब इन अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब का इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेटेड बेवरेज एंड एंटीबायोटिक। फर्मेंटेटेड बेवरेज और एंटीबायोटिक का यूज़ हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम फर्मेंटेटेड बेवरेज के बारे में देखते हैं। तो फर्मेंटेटेड बेवरेज दे आर माइक्रोब स्पेशली इन ईस्ट, दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। तो ये जो सारे चीज़ जो पीने वाले हैं दे ऑल इंक्लूडेड इन बेवरेज, दे आर कॉल्ड फर्मेंटेटेड बेवरेज। और इसमें क्या होता है कि लुइस पैस्चर ने सबसे पहले बियर और बटर मिल्क और ऑल द टाइप ऑफ बेवरेज को सबसे पहले फाइंड आउट किया था। एंड द फर्मेंटेशन रिक्वायर्ड अ ईस्ट दैट इज Saccharomyces cerevisiae। जो फर्मेंटेशन के लिए जो ईस्ट की ज़रूरत होती है दैट इज Saccharomyces cerevisiae। तो जो भी बेवरेज होता है, बेवरेज या फर्मेंटेटेड मटेरियल, दे आर द टू टाइप, विथ डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन। जो विथ डिस्टिलेशन होता है वो थोड़ा फाइन अल्कोहल उसमें होता है, द विस्की, ब्रांडी एंड रम। और वाइन और बियर दे आर विदाउट डिस्टिलेशन। तो ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, हालांकि दोनों ही नुकसान करेगा। दूसरा यूज़ है एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, कि वो एंटी है मेरी, मतलब अगेंस्ट है। बायो मीन्स लाइफ, ऐसा कोई मटेरियल जो लाइफ के अगेंस्ट काम करे, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो डेफिनेशन है द एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय द सम माइक्रोब, हो सकता है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो, वायरस से या फंजाई से, एंड दे किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर किसका, अदर बैक्टीरिया, अदर वायरस, अदर फंजाई, जो कि डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से मैंने कुछ केमिकल सब्सटेंस निकाला और इस केमिकल सब्सटेंस को निकाल के स्टोर कर लिया और उसे एंटीबायोटिक की तरह, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, उसके अंदर कोई दूसरा बैक्टीरिया आया हुआ है, तो ये मटेरियल हम क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, तो इस बैक्टीरिया के को ग्रोथ को रिटार्ड कर सकता है और इसे मार भी सकता है। यानी एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरिया से ही निकालते हैं और उस दूसरे किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देगा वो, या उसे किल कर देगा, मार देगा, किल कर देगा या मार देगा। या फंजाई से ही निकालते हैं और फंजाई को ही ग्रोथ को वो रोक सकता है। क्लिनिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, द सब्सटेंस दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is very low in concentration, they inhibit the growth or metabolically activity of the pathogenic substance without any harmful effect of the host। होस्ट मतलब हम लोग, तो हम लोग के अंदर या ह्यूमन बींग के अंदर कोई एंटीबायोटिक डालेंगे तो हमें नुकसान ना पहुंचाए, वो किसे नुकसान पहुंचाएगा, जो इसके अंदर आया है बैक्टीरिया और वायरस या जो भी चीज़ आया है उसको नुकसान पहुंचाए, हमें ना नुकसान पहुंचाए। तो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने डिस्कवर किया हुआ था, while the working on the Staphylococci bacteria and he observed the mold growing on his unwashed culture। देखो उन्होंने क्या किया, कल्चर बनाते थे तो एक कल्चर पे उन्होंने देखा कि इस पे बैक्टीरिया का ग्रोथ बिल्कुल मतलब उन्होंने देखा कि फंजाई पर्टिकुलर ग्रोथ कर रहा, माउड ग्रोथ कर रहा है। द केमिकल प्रोड्यूस बाय द माउड इज कॉल्ड पेनिसिलिन, और उन्होंने देखा कि जो केमिकल है वो पेनिसिलिन है। बेसिकली जो पेनिसिलिन है पेनिसिलियम नोटाटम से बनाते हैं हम, पेनिसिलियम नोटाटम से ही वहाँ का उस चीज़ का डिस्कवर हुआ है। और एक साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट शोन बाय बेब्स ने सबसे पहले शो किया था। और चेन एंड फ्लोरे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, चेन एंड फ्लोरे एस्टैब्लिश फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इन्होंने एंटीबायोटिक को अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया था और उसका कैसे हम यूज़ करें, फुल पोटेंशियल कैसे इफेक्टिव यूज़ जो है उन्होंने बताया था, और इसी के बिहाफ पे उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। होता क्या था कि उस टाइम एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई बहुत सारे प्रेजेंट थे। तो अगर मान लो कोई अमेरिकन सोल्जर का हाथ कट जाता था, तो यहाँ पे हाथ कट गया तो बैक्टीरिया वायरस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो इजीली यहाँ पे आते थे और उसे सेप्सिस और फर्दर जो वुंड है उसे हील करने के बजाय पूरे हाथ में फैल जाते थे और पूरे बॉडी में फैल जाते थे।
तो इससे क्या होगा का सेप्सिस होके और वो मर जाता था, सोल्जर बेचारा मर जाता था। तो उसी टाइम एंटीबायोटिक, जैसे ही हाथ कटा एंटीबायोटिक लगा देते थे ताकि फर्दर बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ यहाँ पे ना हो पाए। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम एंटीबायोटिक बहुत फेमस था, उस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अदर यूजेस आज के टाइम में हर चीज़ में हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। इवन डॉक्टर को फेमस होना है, मान लीजिए मैंने एक नया क्लिनिक डाला और मेरे पास जो भी पेशेंट आ रहा है मैं उसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। आजकल प्रॉब्लम यही है, आजकल इसी पे रिसर्च चल रहा है कि अब हम टीबी के पहले इलाज में हम 2-3 ड्रग दे देते हैं, रिफाम्पसिन दे देते थे, क्लोरफाजिमीन दे देते थे, और भी बहुत सारे ड्रग्स आते थे। अब हमें बहुत सारे चीज़ कंबाइन करके देना पड़ रहा है, ताकि पैराजिनामाइड देते थे, इथाम्ब्यूटोल देते हैं, अब हर जगह कंबाइन करके देते हैं ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। ये सब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। So they are greatly improve our capacity to treat the deadly disease like plague, whooping cough, diphtheria, leprosis, TB। इन सब में बहुत सारा एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। और कुछ यहाँ पे सोर्स मैंने लिखा है, पेनिसिलिन का जो सोर्स है पेनिसिलियम नोटाटम, एंड पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसी को टॉन्सिलाइसिस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, गोनेरिया, रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिजीज़, इवन निमोनिया, इन सब में पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। निस्टेटिन्स बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल, जितने भी फंगल डिजीज़ होता है, स्किन डिजीज़ होता है, और स्किन डिजीज़ के अलावा फंगल डिजीज़ बहुत सारा कॉमन है, कान में भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो एंटी फंगल, द रिंगवॉर्म, कैंडिडाइटिस, इन सब में यूज़ किया जाता है। स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से ऑब्टेन करते हैं, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, इन सब में काफ़ी ज़्यादा स्टेप्टोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। अब कुछ MCQ देखेंगे, और उस MCQ के अलावा कुछ तो आइए इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं MCQ के थ्रू। इथेनॉल इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू द पर्टिकुलर स्पीसीज़। तो जैसे मैंने बताया था सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। ये EIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, आगे वाले लेक्चर में इसका क्या यूज़ होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम अ पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ। तो जो भी ब्रेड और ये चीज़ वगैरह बनाते हैं वो ईस्ट के थ्रू ही बनाते हैं, बैक्टीरिया और कुछ वायरस इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा MCQ देखते हैं कि इन अ चीज़ मैन्युफैक्चर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर ripening only, the source of milk only, the development of resistance of the spoilage only, and both the source and ripening of the process। तो ये मुझे दोनों ही लग रहे हैं, तो ये आंसर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसके अलावा आप और भी MCQ कर सकते हैं, और जो भी फर्दर अपलोड होगा माइक्रोब का, तो आपका एक माइक्रोब चैप्टर इसी लेक्चर के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। आपको फर्दर और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, साथ के साथ हम MCQ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नीट के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे चला के और देख सकते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, और इससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है। जिन्होंने जो पहली बार इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आप तक पहुंच सके, और जिन्होंने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो शेयर ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट का भला हो सके, और उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिनको जहाँ पे उनको इतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता है वो पढ़ने के लिए, उनका ज़रूर भला हो सके। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।